स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पे ध्यान दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम गॉस लॉ नाम के एक रूल को पढ़ लें। उस रूल को समझने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उन बैकग्राउंड प्रिपरेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सिंपली फील्ड लाइंस is basically a geometrical diagram, geometrical drawing which helps us in visualizing electric field in a certain area. It was first pioneered by Michael Faraday in early part of 19th century. माइकल फैराडे ने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हमें दिया, जो बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है जिनको यूज़ करके हम किसी भी एरिया में, किसी भी जोन में, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को सामने वाले को समझा सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। दीज आर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स consisting of lines, straight or curved, which helps us to visualize the nature and variation, basically variation of electric field in a certain region of space. आपसे कोई पूछे what exactly are electric field lines? So electric field lines are geometrical drawings which consist of lines, straight or curved, which helps us to visualize the nature and variation of electric field. Electric field कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इन चीज़ों को विजुअलाइज करने में ये ड्राइंग हमारी मदद करता है। चलिए हम एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। जस्ट थिंक ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके अलावा आसपास स्पेस में कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, ऐसा मान लीजिए। नाउ आई आस्क यू to draw a diagram which can be useful in visualizing the electric field surrounding this charge. इस चार्ज की वजह से आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसको मैं विजुअली समझ सकूं, ऐसा एक ड्राइंग बना के आप मुझे बताइए। दैट मीन्स यू हैव टू टॉक बाय वे ऑफ ड्राइंग ए डायग्राम। मुंह से कुछ नहीं बोलना है, एक ऐसा डायग्राम बना दीजिए जिससे मुझे आसपास के इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन समझ में आने लगे। अगर हम में से कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और शायद कई दिनों तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, तो हम में से कुछ लोग जो रियली में इंटेलिजेंट हैं और जिन्होंने फोकस्ड सॉल्यूशन ढूंढा, वो शायद कुछ ऐसा आंसर हमें दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मेरी ये ड्राइंग इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को बताने के लिए एक अच्छी ड्राइंग है। वो एक ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं। कुछ ऐसा।
ऐसा कुछ। बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच के आपने एक ऐसी ड्राइंग बनाई और कहा देखो भाई, इस ड्राइंग को ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है। आप मुझे ये कहेंगे कि ये जो एरोज हैं इनके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर बने हुए एरो की डायरेक्शन में। तो इस डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास वो सभी रेडियली आउटवर्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे समझ में आए उसके लिए आपने बहुत स्टडी करके, बहुत सोच के डायग्राम बनाया है। आपने यहाँ पे बड़ा एरो बनाया है, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, और इसके आगे जाकर शायद इससे भी छोटा। आप इन एरोज के साइज से मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ बड़ी एरो है, दैट मीन्स इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और आगे चलो तो एरो का साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो गई। यहाँ पे एरो बहुत छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और कम है। इन ए वे यू आर ट्राइंग टू टेल मी दैट डायरेक्शन ऑफ दीज एरोज gives the direction of electric field at a point, and length of the arrows are indicative of strength of electric field at a particular point. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड डायग्राम। बट माइकल फैराडे ने कहा, माइकल फैराडे ने जो तरीका बताया हमें फील्ड लाइंस बनाने का, वो रियली में मार्वलस आइडिया है। और माइकल फैराडे एक तरह से आपसे ये कह रहे हैं कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इससे कहीं सिंपल तरीके से हम एक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। माइकल फैराडे ने एक्चुअली में कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को बताने के लिए हम सिंपली ऐसी एक ड्राइंग बना सकते हैं। सिंपली ऐसी, कंसिस्टिंग ऑफ रेडियल एरोज, नथिंग एल्स। तब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई इस ड्राइंग में हमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ठीक से समझ में आ रहा है, पर उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी नहीं है। माइकल फैराडे ने कहा मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी है अगर आप ये मानो कि द स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट दैट लोकेशन। माइकल फैराडे ने ये जो ड्राइंग बनाया उसमें वो कह रहे हैं कि the arrow represents the direction of field at a point, that is the truth. And the second thing is the density of field lines, that is number of field lines piercing through unit area. Density of field lines, number of lines passing through unit area is proportional to strength of the electric field at a particular point. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कुछ ऐसा हुआ, सपोज इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर हम आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच इज सेंटर्ड एट द पॉइंट चार्ज। इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? इस स्फीयर का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। लेट अस से मैंने यहाँ ये जो ब्लू कलर की लाइंस बनाई हैं, देयर आर टोटल n नंबर ऑफ लाइंस। मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होती हुई मैंने टोटल n नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए। सो दीज n नंबर ऑफ लाइंस आर पियर्सिंग थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस जिसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने n नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई हैं, एंड ऑल दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू एन एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, इस स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर लाइंस की डेंसिटी क्या हुई? डेंसिटी ऑफ लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर will be n by 4 pi r square. Number of lines passing through unit area on the surface of a sphere. इस स्फीयर के सरफेस पे अगर हम यूनिट एरिया ऐसा ले लें तो इस यूनिट एरिया के थ्रू कितनी लाइंस पास हो रही हैं? टोटल n नंबर ऑफ लाइंस 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से पास हो रही हैं। तो यूनिट एरिया, स्फीयर के यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? n by 4 पाई आर स्क्वायर। माइकल फैराडे ने कहा we have to assume that
this thing, that is number of lines passing through per unit area, this quantity is proportional to magnitude of the field at a point. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड is proportional to density of lines. Strength of field is proportional to density of lines. अगर हम ये बोलें तो we can say that electric field at a point is proportional to n by 4 pi r square, or you can say electric field is proportional to 1 by r square. प्लीज ध्यान दीजिए, आपके इस डायग्राम को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये डायग्राम कूलम्स लॉ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, पर माइकल फैराडे जो तरीका बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को बताने के लिए, दैट पर्टिकुलर मेथड इज ओबेइंग कूलम्स लॉ. हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. Same thing is being followed if we understand that density of field lines that we are drawing, density of lines, number of lines per unit area, is basically indicative of strength of electric field. Electric field की strength basically field lines की density के proportional होती है. अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि Coulomb's law is true. Electric field is proportional to 1 by r². So दिस इज नथिंग बट कूलम्स लॉ. तो नटसेल में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तरीका है जो माइकल फैराडे ने बताया, ये एक आउटस्टैंडिंग मेथड है किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को समझाने के लिए. तो माइकल फैराडे ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का तरीका हमें बताया, वो तरीका हम ब्रीफ में यहाँ पे लिख लेते हैं. ये जो डिस्कशन अभी मैंने किया, ये इसेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आइडिया को समझने के लिए था कि हमें एक ऐसी ड्राइंग बनानी है विच कंसिस्ट ऑफ मेनी लाइंस. एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसमें काफ़ी सारे लाइंस हों, और उस ड्राइंग को देखकर मुझे ये समझ में आ जाए कि एक चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है. इस ड्राइंग को देख के मुझे समझ में आता है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम होते जा रहे हैं. जैसे यहाँ अगर हम एक स्फीयर लें तो एरिया तो बड़ा हो गया, नंबर ऑफ लाइंस तो वही है, n वही है, पर 4 pi r² बड़ा हो गया, तो डेंसिटी कम हो गई. दैट मीन्स इससे हम बहुत दूर चले गए, तो यहाँ लाइंस की डेंसिटी कम, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई. ये लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, दैट मीन्स उनकी डेंसिटी कम होती जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है. और लाइंस पे जो टैंजेंट है, इस केस में स्ट्रेट लाइन खुद ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है. तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को समझाने के लिए हम बेसिकली इस रूल को फॉलो करते हैं. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फील्ड लाइंस आर ड्रॉन such that a tangent at any point gives the direction of electric field at the point, and the density of lines is proportional to the strength of the field. यहाँ पे बहुत सारे चार्ज आसपास रखे हुए हैं, उन सब ने मिलके इस कमरे के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, और आप में से किसी को हमने ये टास्क दिया कि इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करो, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बड़ी है, किस स्ट्रेंथ की है,
और उसका डायरेक्शन क्या है। आपने मान लो 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली कि आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, आपने उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, आप जान गए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम इधर है। ऐसे ही आपने रूम में अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेटर से मेज़र किया, और अब आपको ये टास्क दिया गया कि भाई एक ऐसी ड्राइंग बनाओ जिससे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम सभी की समझ में आ जाए। तुम एक सिंपल सा ड्राइंग बना दो जिससे हमें ये समझ में आए कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रहा है, किस पॉइंट पे ज़्यादा है, किस पे कम, किस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। और लेट अस से आपने 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं यहाँ मैं 2 डायमेंशनल ड्राइंग बना रहा हूँ, हालांकि हमारा रूम 3 डायमेंशनल है, ठीक है। लेट अस से आपने एक ऐसा ड्राइंग बना के दिया, आपने कहा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन रिप्रेजेंट करने के लिए ये ड्राइंग बड़ी अच्छी ड्राइंग है, ये फैराडे ने जैसा बताया उस रूल को फॉलो करके बनाया गया है। इस ड्राइंग को देखकर हमें इमीडिएटली ये समझना चाहिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो लाइन यहाँ से पास हो रही है इस पर टैंजेंट डालिए, ये टैंजेंट, ये रेड एरो ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर मुझे जानना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस लाइन पे हम टैंजेंट डालेंगे और ये रेड एरो ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो बनाने वाले ने इस ड्राइंग को ऐसा बनाया है कि आप इन लाइंस पे कहीं भी टैंजेंट डाल दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। सेकेंडली, इस ड्राइंग को देख के हम ये समझते हैं कि इस पॉइंट ए पर लाइंस काफ़ी पास पास है एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट बी। इस रीजन में जाते जाते लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गई। इस इलाके में नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है, जबकि इस रीजन में नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा है। यहाँ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है। इससे हम इमीडिएटली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से बड़ा है। जहाँ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इस डायग्राम को देखकर मोटा मोटी हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जा रही है, लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन लाइंस पे बनाए गए टैंजेंट से मिलता है। तो किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ड्राइंग है उसको बनाने के लिए मोर और लेस ये 2 रूल सफिशिएंट है। अगर आपको ये 2 बातें याद हैं तो आप हमेशा किसी गिवन सिचुएशन में, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को दिखाने के लिए एक ड्राइंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हमारी ये ड्राइंग भी बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें सोर्स सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा उसको बनाने के लिए हमने रेडियल एरोज बनाए हैं। ये ब्लू लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इस केस में। और ये एक जनरल एग्जांपल है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें फील्ड जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं फील्ड कमज़ोर होती जा रही है और फील्ड का डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो फील्ड लाइंस डायग्राम बेसिकली किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को बताने के लिए एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है जिसमें हम लाइंस बनाते हैं, कर्व्ड और स्ट्रेट। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को अगर आप याद रखेंगे तो फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं एक एक करके यहाँ पे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बार दोबारा से लिख दूँ, फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इनफैक्ट एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक नेगेटिव चार्ज के लिए। इस स्पेस में सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज है, आसपास और कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा अभी हमने समझा वो बेसिकली रेडियल एरोज हैं। हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जा रही है जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है।
तो एक वर्ड वाले क्वेश्चन में भी इससे पूछा जाता है कि what is the shape of electric field lines due to a point charge? Answer is radial. पॉजिटिव चार्ज है तो these field lines are radially outward, और अगर ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ ये एरोज जो है इनके डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो अगर एक निगेटिव पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम ऐसा है। फिर से हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लाइंस के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी घट रही है, विच इंडिकेट्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे इस चार्ज के पास आ रहे हैं लाइंस की डेंसिटी बहुत बड़ी हो जा रही है, यहाँ लाइंस बहुत क्लोज हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और इन लाइंस पे टेंजेंट, ये खुद लाइंस ही टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इन लाइंस पे टेंजेंट दैट मीन्स ये लाइंस खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही हैं। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन दैट माइट बी अराइजिंग इन योर माइंड, हाउ मेनी लाइन्स शुड वी ड्रॉ? इज देयर एनी रूल विच गवर्न्स हाउ मेनी लाइन्स शुड वी ड्रॉ? इस डायग्राम में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स बनाए। कांट वी ड्रॉ 80 लाइन्स? Shouldn't we draw 800 lines? The answer is yes. You can draw any number of lines that you want to. It all depends. There is no rule governing it. It all depends on sharpness of your pencil. That's all. आपकी पेंसिल जितनी शार्प है उतनी अच्छी बात है, आप उतने लाइन्स बनाइए, वो ड्राइंग उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। More the number of lines, better is the representation. But ultimately, how many lines we should draw? There is no rule to it. You can draw as many as you want. It is good to draw large number of lines. If your pencil is sharp and you can draw large number of lines, it's splendid, it's fantastic. So, how many lines should we draw? There is no rule regarding that. Number of lines that we should draw. Well, I will write it like that only. Depends on sharpness of our pencil. What I mean to say, there is no rule which tells us that you should draw 8 lines or 80 lines. Third important thing that you need to remember, basically you can say these are guidelines which will help you construct electric field lines in different situations. Electric field lines always originate at a positive charge or they originate at infinity. Electric field lines always originate at a positive charge or they originate at infinity. Similarly, electric field lines always terminate on a negative charge or they terminate at infinity. So, electric field lines originate at a positive charge or at infinity. They terminate at a negative charge or at infinity. Electric field lines always originate at a positive charge or at infinity, and they always terminate on a negative charge or at infinity. They always have a definite starting point and an end point. Look into this diagram. All the field lines are originating at this positive charge. And where will these lines terminate? If there is no other charge in vicinity, इसके आसपास और कोई दूसरा चार्ज अगर नहीं है, so all these lines are supposed to terminate at infinity. All these lines will terminate at infinity. Or you can think like that, कि अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यूनिवर्स में ओवरऑल चार्ज जीरो है, तो डेफिनेटली अगर ये प्लस क्यू चार्ज है
तो माइनस क्यू चार्ज कहीं तो है, कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इन्फिनिटी पे. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, that field lines originate at positive charge and terminate at negative charge. In this particular case, negative charge is there at infinity, so lines terminate at infinity. In this case, there is the negative charge, all field lines terminate on this negative charge, but where are they originating? The corresponding positive charge is at infinity, so they originate at infinity. All lines are originating at infinity and they terminate on this negative charge. So please remember these rules, they are very important. Well, I can say that electric field lines are always open ended, that means they never form closed loops. They originate at positive charge, they terminate at negative charge. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी डायग्राम में ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाती, उसका हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है. अगर यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है तो दे विल ओरिजिनेट एट ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज. आई विल गिव यू examples, do not worry about that, but right now we can mention that field lines never form, you can write electrostatic field line. Electrostatic field lines never form closed loops, they never form closed loop. Similarly, two field lines never intersect. Two field lines will never intersect. Two field lines will never intersect. Two field lines will never intersect means we cannot have two directions of electric field at a point. किसी भी डायग्राम में अगर किसी स्टूडेंट ने फील्ड लाइंस के डायग्राम में दो लाइंस को इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाया है, तो वो स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर टेंजेंट डालने से इधर है और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर टेंजेंट डालने से इधर है. बट एट वन सिंगल पॉइंट वी कैनॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी एक पॉइंट पे तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, एक ही डायरेक्शन होगा. सो टू लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट. दो लाइन्स का इंटरसेक्ट होना मतलब वी आर सेइंग दैट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which is wrong. So reason for this is because we cannot have two directions of electric field at a point. ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है. Can two field lines ever intersect? Answer is no. Why? Because if they intersect, it will imply that we are having two different directions of electric field at a point, which is not possible. We cannot have two different directions of electric field at a point, and therefore electric field lines never intersect one another in any drawing. Okay. One more rule that I would like to write before I give you few examples of drawing field lines. The rule is that there is no rule regarding how many lines we need to draw, but there is one rule which is a kind of guidance. The rule says that number of field lines originating or terminating at a charge is proportional to the magnitude of the charge. Number of field lines originating or terminating at a charge must be drawn proportional to the magnitude of the charge. This is quite obvious also. देखिए, suppose this point charge has a magnitude of q and we have drawn 8 lines
to represent the electric field in its surrounding. अब इसकी जगह पे इमेजिन करो एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2q. एक ड्राइंग में आपसे कहा गया q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाओ, आपने ये ड्राइंग बनाई. अब क्वेश्चन बनाने वाला कह रहा है कि 2q पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ. तो क्या इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा? होगा. इसकी वजह से 1 सेंटीमीटर दूर जितना फील्ड है उससे डबल होगा यहां पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे फील्ड. अगर चार्ज q की जगह 2q हो तो डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी. फील्ड इज k/r² प्रोपोर्शनल टू q. तो q चार्ज से निकलते हुए अगर 8 लाइन आपने दिखाए हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इस 2q चार्ज से ओरिजिनेट होने वाले लाइंस की काउंट आप 16 रखें. प्लीज आप काउंट करके बना लीजिएगा. इफ दीज आर 8 लाइन्स देन दीज मस्ट बी 16 लाइन्स. इससे क्या हुआ सोच के देखिए. यहां से r डिस्टेंस पे r रेडियस का अगर हम एक ऐसा स्फीयर बना दें यहां और यहां भी r रेडियस का स्फीयर बना दें तो इस रेड स्फीयर के सरफेस पे लाइंस की डेंसिटी यहां जितनी है उससे यहां पे डबल है. इस लाल स्फीयर के सरफेस से 8 लाइन पास हो रही हैं. 4πr² एरिया से 8 लाइन पास हो रही हैं और यहाँ 4πr² एरिया से 16 लाइंस पास हो रही हैं. तो इस लाल स्फीयर के सरफेस पे लाइंस की डेंसिटी ठीक डबल है इसके कंपैरिजन में. दैट मीन्स हम इन ए वे ये कह रहे हैं कि इस लाल स्फीयर के सरफेस पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इस स्फीयर के सरफेस पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उससे डबल है. यहाँ का फील्ड यहाँ से डबल है. सो दिस रूल इज quite logical that number of field lines originating terminate तब होगा जब negative charge हो. अगर ये -q charge हो तो field lines will terminate on that charge. So number of field lines originating or terminating at a charge must be proportional to the magnitude of the charge, right? So all these rules must be kept in mind whenever you have been asked to draw an electric field lines. A diagram showing electric field lines. I'll give few examples. Suppose there is a point charge plus q and at some distance from it there is another point charge minus q. Plus q and minus q. These two charges are plus q and minus q. Right? Such a pair of charge is known as dipole. ऐसा हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप इसको दो चार्ज समझे. दो चार्ज हैं अलग अलग प्लस क्यू माइनस क्यू. इन चार्जेस की प्रेजेंस में यहाँ आसपास में हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को एक डायग्राम बनाकर मुझे समझाना है. उसके लिए मैं एक डायग्राम अभी बना रहा हूं और मैं फिर इस डायग्राम को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करूंगा कि हाँ ये डायग्राम शायद सही है.
देखिए, look into this diagram. I am claiming that this diagram represents the variation of electric field in the surrounding space because of these 2 point charges. अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 पॉइंट चार्ज हैं तो इनकी वजह से इसके आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस डायग्राम की मदद से ठीक ठीक समझ में आता है, ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूं। अब अपनी क्लेम को ठीक साबित करने के लिए मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान चाहूंगा। प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास में, बिल्कुल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर हाल में रेडियल ही होंगी, भले ही इस पॉइंट चार्ज के आसपास कोई और चार्ज रखा हो। जैसा हम पिछली क्लास में भी किसी क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज क्यू के बिल्कुल करीब हूं, बिल्कुल करीब, तो इस चार्ज का असर इसके बिल्कुल आसपास में डिस्टेंस कम होने की वजह से बहुत बड़ा है। इस चार्ज का खुद का असर इसके बिल्कुल पास के पॉइंट्स पे बहुत बड़ा है। ये चार्ज खुद पास के पॉइंट पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और अगर दूर में कोई यहाँ एक चार्ज रखा है तो ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ फील्ड होगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड है 1000 यूनिट, तो इसकी वजह से है 0.1 यूनिट। तो मोटा मोटी इस चार्ज का असर नेग्लिजिबल है। इस पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास के इलाकों में इस दूर के चार्ज का असर नेग्लिजिबल है। तो हम मोटा मोटी ऐसा कह सकते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से बिल्कुल इसके पास के इलाके में फील्ड लाइंस रेडियल होंगी, बिल्कुल ऐसी। ये जो रेड स्फीयर मैंने बनाया इसको मैग्नीफाई कर दें तो ऐसा दिखेगा। इस पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास में फील्ड लाइंस रेडियल है। सिमिलरली इस माइनस क्यू चार्ज के बिल्कुल पास में ये जो रेड स्फीयर मैं बना रहा हूं, इसको मैग्नीफाई कर दें तो ऐसा दिखेगा। फील्ड लाइंस ऐसा दिखेगा। द ओनली थिंग इज फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इनटू द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। बिकॉज एक पॉइंट चार्ज के बिल्कुल करीब चले जाएं तो उसी चार्ज का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। आसपास जो दूसरे चार्ज हैं उनका इन्फ्लुएंस तो नेग्लिजिबल हो गया, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। रिलेटिव इफेक्ट दूसरे चार्जेस का नेग्लिजिबल है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास फील्ड लाइंस कैसी होंगी? आंसर है परफेक्टली ऐसी, रेडियल। पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस आर मूविंग आउट, नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस आर कमिंग इन। सेकेंडली, ऐसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये हम सभी समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पास है ये पॉइंट, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन तो टुवर्ड्स लेफ्ट ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज का असर ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो पास है, और निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज होता है, इसलिए ऐसे सभी पॉइंट्स पे फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज होगा। और एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी पॉइंट पे यहाँ या यहाँ या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये भी हम गेस कर सकते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, इनको जोड़ने वाली लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस प्लस चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज, इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसा, इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड अवे, इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसा। तो इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल ही होगा। ऐसा ही मेरे ड्राइंग में भी दिख रहा है। इस ड्राइंग में अगर मुझसे कोई पूछे कि इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो रेड लाइन है, इस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है? जो ड्राइंग मैंने बनाई है ब्लू लाइंस वाली, उन पर टेंजेंट डालने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक। तो अब आप मुझसे पूछोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो कैलकुलेशन विल बी टीडियस, बट हम कर सकते हैं। एटलीस्ट थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, इन प्रिंसिपल इट इज पॉसिबल
कि इन दो चार्ज की वजह से हम कहीं पे भी फील्ड निकाल सकते हैं। एक की वजह से निकाला, दूसरे की वजह से निकाला, उनका वेक्टर एडिशन कर दिया, उससे मुझे किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड मिल सकता है। मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स पे आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस रेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, चार्ज के बिल्कुल पास में जाके देखेंगे तो फील्ड लाइंस रेडियल है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे यहाँ, तो निगेटिव की वजह से उधर, पॉजिटिव की वजह से भी उधर, तो इस जगह पे हर जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो ये जो फील्ड लाइंस बनाई गई हैं, ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये फील्ड लाइन डायग्राम इस चार्ज पेयर की वजह से आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को ठीक ठीक समझा रहा है। यहाँ एक और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये फील्ड लाइन, ये बीच हवा में कहाँ गायब हो गई? ये फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज पे जन्म लेती है और ये बीच हवा में लुप्त हो गई, गायब हो गई। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच हवा में गायब नहीं होती। उनके टर्मिनेट होने का पॉइंट फिक्स है, वो या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। अब बिकॉज ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से निकलती हुई मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स दिखाई हैं, और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो उस पर भी 10 लाइन्स ही टर्मिनेट होती हुई दिखानी पड़ेंगे मुझे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये जो लाइन्स मैंने बीच में छोड़ दी हैं, छोड़ी नहीं है, दे ऑल कंटिन्यू। ये अंडरस्टूड है कि ये लाइन्स कंटिन्यू हो रही हैं, और यही लाइन, ये लाइन है, जगह की कमी थी इसलिए ड्राइंग पूरा नहीं बनाया, पर यही लाइन कंटिन्यू हो रही है और ये लाइन नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर टर्मिनेट हो रही है। दिस सेम लाइन कंटिन्यूज एंड टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। आप ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं अगर जगह आपके पास है तो। ऐसा गो ऑन ड्राइंग लाइक दिस। दिस पर्टिकुलर लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से निकला, यू कैन थिंक कि ये इन्फिनिटी पे गया, बहुत दूर से उधर से घूमकर और ये वापस आ गया। यू कैन थिंक लाइक दैट कि यहाँ से 10 लाइन निकली है, सारी की सारी 10 लाइन इस माइनस क्यू चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। If we have two positive point charges of same magnitude q and q placed at some distance, सेम कन्फिगरेशन है, यहाँ एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव था, यहाँ दोनों ही चार्ज इस एग्जांपल में पॉजिटिव है। अब फील्ड लाइंस कैसी होंगी? फिर से यहाँ बिल्कुल पास में तो फील्ड लाइन रेडियल ही होंगी, एक पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर हाल में रेडियल होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस हैं जो रेडियल, और इस पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास देखेंगे तो लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये जो लाइंस हैं वो एक जैसे डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अगर मेरे ड्राइंग में वैसा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आप और बेटर वे में ड्रॉ कर लें प्लीज़। ये फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई हैं, ये कहीं किसी निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो सकती हैं, और निगेटिव चार्ज अगर आसपास नहीं मिला तो ये इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। तो ये सारी फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हुई हैं, आसपास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, दे विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, बिकॉज ये दोनों चार्ज एक सिमेट्रिकल सिस्टम को बना रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली लाइंस और दूसरे चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली लाइंस दोनों एक सिमेट्रिकल डायग्राम को ही जन्म देंगी। डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखिए, शायद मैं बहुत बढ़िया नहीं बना पाया, आप बना पाएंगे ऐसे, somewhat like this। ये डायग्राम बिल्कुल इस लाइन के दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम
और इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर और नीचे भी एग्जैक्टली सेम सिमेट्रिकल होनी चाहिए। आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। इन दोनों चार्ज के इमीडिएट विसिनिटी में जो फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी बियॉन्ड डाउट, और आगे जाकर ये जरूर डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये रेडियली तो ऐसे नहीं चलती जा सकती। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर सिंपली, सो दे गेट डिस्टॉर्टेड, दे बिकम कर्व्ड, दे विल नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर। और डायग्राम एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो थिंकिंग अबाउट ऑल दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस डायग्राम इज क्वाइट ओके। ऐसे किसी लोकेशन पे फील्ड का डायरेक्शन दोनों चार्ज की वजह से उधर है, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड उधर है। ऐसे किसी लोकेशन पे दोनों चार्ज की वजह से इधर है, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड इधर है। ध्यान दीजिए, ये जो मिड पॉइंट है, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन का ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि फील्ड ज़ीरो होगा। इस चार्ज की वजह से E, इस चार्ज की वजह से E ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड ज़ीरो होगा। और उसी को हम यहाँ पे एक वॉइड से दिखा रहे हैं। ये जो वॉइड है, यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है, लाइंस की डेंसिटी यहाँ जीरो है। जहाँ पे लाइंस की डेंसिटी जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहीं डिलिबरेटली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रीजन में फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत कम है, उसका मीनिंग हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। ये सभी लाइंस इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होंगी, क्योंकि आसपास में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज हमें नहीं दिख रहा है। इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप जरा गेस करके देखिए। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में। हेलो, अभी वीडियो में कुछ ब्रेक आ गया था, बट यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। वी आर डिस्कसिंग ऑन electric field lines, and I'll give you one more example to illustrate how field lines can be constructed to represent variation of electric field surrounding a given charge distribution. I take a situation when we have got 2 point charges, one is positive, the other one is negative. The positive charge has a magnitude of 2q and negative charge has a magnitude of q. So, this is a pair of point charges, and we are supposed to draw a diagram which represents the variation of electric field in the surrounding space. So, I will draw the diagram. Electric field between these two charges along this line will always be in this direction. You can verify this yourself. If you consider a point here, the field due to positive charge is that way and field due to negative charge is also in the same direction. Therefore, the resultant field happens to be in right direction. I am drawing few more field lines. I will explain it to you in a moment why I have drawn field lines looking like this. इस लाइन के ऊपर और नीचे डायग्राम एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए। I have drawn 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines originating from this plus q charge are terminating on this minus q charge. And then 6, 7, here is the 8th one, here is the 9th one,
and here is the 10th one. Please ध्यान दीजिए, if this charge has a magnitude of q and magnitude of this charge is 2q, then definitely number of lines which are terminating over here should be half the number of lines originating from this point charge, because we have a rule that number of lines that should be drawn originating or terminating at a charge is proportional to magnitude of the charge. So this charge has a magnitude of 2q and this has a magnitude of q. I have shown 10 lines originating from this charge and 5 lines terminating on this charge. I have shown 10 lines, here there are 5 lines. Of course, one can draw 100 lines originating from this charge and 50 lines terminating on this charge. Only thing is, number of lines starting from a charge or terminating at a charge is proportional to magnitude of the charge. Let me point out few things. First, here you can see a void. यहाँ एक void है, कोई भी field line यहाँ से पास नहीं हो रही है. आप देख सकते हो, आपने एक क्वेश्चन भी किया था 1-2 क्लास पहले, ऐसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, माइनस क्यू चार्ज से हम पास हैं जिसकी वजह से फील्ड उधर है, प्लस 2q चार्ज से हम दूर हैं जिसकी वजह से फील्ड इधर है. बिकॉज ये प्लस 2q है और ये सिर्फ q है, तो ये बड़ा है लेकिन दूर है, ये छोटा है लेकिन पास है. तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे किसी पॉइंट पे दोनों की वजह से जो फील्ड है वो इक्वल और ऑपोजिट हो और रिजल्टेंट फील्ड ज़ीरो हो. तो इस लोकेशन पे कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है. ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ज़ीरो है. इस चार्ज के लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पे आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो कि रिजल्टेंट फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज से पास हैं, उसका असर बड़ा होगा, निगेटिव चार्ज का इफेक्ट छोटा है. सो रिजल्टेंट फील्ड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली. अगर हम इस लाइन पे बहुत दूर चले जाएं, फॉर अवे, काफ़ी दूर, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर है और हम यहाँ 15 मीटर दूर चले गए, 1 मिनट ऐसा इमेजिन करो, तो फिर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बहुत दूर से देखने पे ये सिस्टम मुझे एक प्लस क्यू चार्ज की तरह दिखाई देगा, प्लस 2q चार्ज और माइनस q चार्ज, ऐसा कुछ दिखेगा, प्लस 2q माइनस q. तो ये पूरा सिस्टम एज ए होल दूर से देखने पे मुझे एक प्लस q चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा. और एक प्लस q चार्ज की वजह से जैसा फील्ड होता है रेडियली अवे, वैसा ही दूर में जाकर ये फील्ड होगा. ये लाइंस वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि बहुत दूर जाने से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा. इस जगह पर मैंने क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? यहाँ भी मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इस चार्ज सिस्टम से बहुत दूर चले गए, तो ये इफेक्टिवली मुझे एक प्लस q चार्ज की तरह दिखेगा, प्लस 2q और माइनस q बहुत पास, तो दूर से देखने पे प्लस q चार्ज की तरह दिखेगा, यहाँ से देखने पे वो एक प्लस q चार्ज की तरह दिखेगा. और अगर यहाँ एक प्लस q चार्ज रखा है तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड रेडियली ऐसे जाती हुई दिखाई देगी. तो इस डायग्राम में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है. सिमिलरली यहाँ भी फील्ड जो है वो रेडियल ऐसे हो गई. आप और भी बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. दूर में जाकर फील्ड जो है वो डेफिनेटली रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज. सो ऐसा थोड़ा सोच करके हम एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे विदाउट डूइंग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, बट एक रफ पिक्चर हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं. जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से कुछ फील्ड लाइंस डायग्राम दिए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है. तो आपने जितने रूल्स पढ़े हैं उनको अगर आप ध्यान करेंगे, कोई रूल वायलेट नहीं होना चाहिए किसी डायग्राम में, कोई 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अगर 10 लाइन दिखाई तो यहाँ 5 लाइन होनी चाहिए. ऐसे रूल्स, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होनी चाहिए या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होनी चाहिए. ये लाइन सब इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही. इन रूल्स को अगर हम याद रखेंगे तो डेफिनेटली हम जज कर पाएंगे कि इस चार्ज सिस्टम के लिए प्रॉपर डायग्राम कौन सा है. फील्ड लाइंस पे डिस्कशन एंड करने के पहले एक छोटी सी बात मैं और नोट कर दूं. एक्चुअली मैं भूल गया हूं कि मैंने पहले आपको ये बताया कि नहीं. जस्ट 1 मिनट में मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि अगर किसी जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पेस में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू ड्रॉ ए सेट ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, अ सेट ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे से बराबर बराबर दूरियों पे बनाए गए हैं, ऐसे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी लाइंस पे टैंजेंट इस डायग्राम में टुवर्ड्स राइट है, ये लाइंस टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रही हैं, तो ये बता रहा है कि हर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है। एंड सेकेंडली, इक्वल स्पेसिंग का मतलब हुआ लाइंस की डेंसिटी यहाँ देखें, यहाँ देखें या यहाँ देखें, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो सेम है, दैट मीन्स फील्ड की स्ट्रेंथ भी हर जगह सेम है। तो आपके स्कूल एग्जाम में 1 मार्क का ये क्वेश्चन भी आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइन ड्राइंग बना के दिखाओ, तो आप ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। हमारे इस डिस्कशन के बाद अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूं, अगर आप नहीं ड्रॉ कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। जैसा मैंने कहा था कि हमारा मेन टारगेट अब गॉस लॉ को पढ़ना है, और गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। उस नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लक्स लिटरली मीन्स क्वांटिटी ऑफ फ्लो। जैसे एक पाइपलाइन में पानी का फ्लो हो रहा है, तो उसके किसी क्रॉस सेक्शन से 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना लीटर ऑफ पानी पास हो रहा है, दैट इज बेसिकली फ्लक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम जिस फ्लक्स की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स है। तो बेसिकली किसी गिवन एरिया के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये क्वांटिटी फ्लक्स कहलाती है, ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a physical quantity which is proportional to number of field lines passing through a given area, a given surface or given area। एक सरफेस, एक एरिया आपको दिया हुआ है, उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, पेनिट्रेट करते हुए उस सरफेस को जा रही हैं, उन फील्ड लाइंस का काउंट बेसिकली फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी बनानी है इसका खुद ही कोई रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारी पेंसिल कितनी शार्प है। तो एक स्टूडेंट ने जहाँ इतने बड़े जोन में 20 लाइन बनाई है, दूसरे ने 40 लाइन बनाई है, तो we cannot say that electric field flux is equal to number of field lines passing through a given area. It is proportional to, it is defined to be a quantity that is proportional to number of field lines passing through a given surface. Please read this as proportional to. So electric flux is defined to be a physical quantity which is proportional to number of field lines passing through a given surface. ऐसा एकदम सिंपलेस्ट केस हम लेते हैं। ऐसा देखिए, इमेजिन कीजिए कि इस जगह पे, इस कमरे में ही मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस कमरे में एग्जिस्ट करती है। ऐसी फील्ड लाइंस हैं पैरेलल टू वन अनदर, एंड लेट अस एज्यूम कि इस कमरे में हम एक ऐसा सरफेस इमेजिन करते हैं, एक ऐसा सरफेस। ये पीस ऑफ पेपर को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, ऐसे, और सरफेस, पेपर सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो क्या इस पेपर सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई फ्लक्स है? आंसर है नहीं। फील्ड लाइंस आर ऑल पैरेलल टू द सरफेस। कोई भी फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट नहीं कर रही है, इसको ऐसा पियर्स नहीं कर रही है। ऑल फील्ड लाइंस आर रनिंग पैरेलल टू द सरफेस। कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही है। So when no field line is passing through this surface, we will say electric flux is 0. Electric flux is basically count of number of lines penetrating through a surface. तो इस surface से अभी एक भी field line cross नहीं कर रही हैं, they are all are running parallel to the surface,
वी विल से फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज 0। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सरफेस हो विच इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ऐसा, नो फील्ड लाइन इज पियर्सिंग थ्रू दिस सरफेस, सरफेस इज लाइक दिस and field lines are running parallel to it. No field line piercing through the surface. No field line piercing through the surface. In this case, we say that flux of electric field through this surface is 0. Flux को हम letter phi, Greek letter phi से denote करेंगे. Flux through this blue surface is 0. राइट अब आप इमेजिन कीजिए कि इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसी पीस ऑफ पेपर को, सेम पीस ऑफ पेपर को ऐसे रखा है, बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट विल हैपन, लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मे पास थ्रू दिस पीस ऑफ पेपर। फील्ड लाइंस सारी ऐसी हैं और सब के सब इस पेपर के थ्रू, ऐसा बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे पेपर के थ्रू पास हो रही हैं। यहाँ वाली नहीं पास होगी, यहाँ वाली नहीं पास होगी, यहाँ वाली अलग है, लेकिन यहाँ से जाने वाली जितनी लाइंस हैं सब इस पीस ऑफ पेपर के थ्रू पास होंगी। सो फ्लक्स इज नॉट जीरो, दैट इज ट्रू, देयर इज सम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस। सो इन दिस पर्टिकुलर केस flux is not zero. Now I am showing this area like this. It is held perpendicular to the direction of electric field. देखिए ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स एग्जैक्टली कितना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है ये तो मुझे नहीं पता। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइंस बनानी है इसका कोई रूल नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी लाइंस बनाएंगे। तो बिकॉज देयर इज नो सच रूल, आई डू नॉट नो हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली पियर्सिंग थ्रू दिस सरफेस, बट प्रोपोर्शनैलिटी मैं लिख सकता हूँ। मैं ऐसा सोच सकता हूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ई। क्यों? अगर इसी जगह पे ई की वैल्यू डबल कर दें तो नंबर ऑफ लाइंस जो आप शो कर रहे थे वो डबल हो जाएंगी, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। सो फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पियर्सिंग थ्रू दिस सरफेस। कितनी लाइंस पास हो रही हैं नंबर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू ई। अगर ई को हम डबल कर दें तो नंबर ऑफ लाइंस इतने ही जगह से जो पास हो रही हैं वो डबल हो जाएंगी काउंट में। फील्ड को हाफ कर दें तो नंबर ऑफ लाइंस हाफ हो जाएंगी, क्योंकि फील्ड हाफ होने का मतलब डेंसिटी ऑफ लाइंस विल बी हाफ। यूनिट एरिया से अगर पहले 50 लाइन जा रही थी तो अब यूनिट एरिया से 25 ही लाइन जाएंगी अगर आपने फील्ड को हाफ कर दिया है। सो डेफिनेटली फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई। सिमिलरली फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस सरफेस। ये जो कागज का टुकड़ा है इसके एरिया के प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी सारी फील्ड लाइंस इससे पास होगी। अगर मैं इस सरफेस के एरिया को एग्जैक्टली हाफ कर दूं, ऐसा ही रखा रहने दें, अब कितनी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है? नेचुरली पहले अगर 50 लाइन पास हो रही थी इस सरफेस से, तो अब इस सरफेस से सिर्फ 25 लाइन पास हो रही है। तो अगर एरिया हाफ हुआ तो फ्लक्स भी हाफ हो गया, फील्ड हाफ हुआ तो फ्लक्स भी हाफ हो गया, एरिया डबल हुआ तो फ्लक्स भी डबल हो गया, डबल नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। अगर एरिया डबल हुआ तो फ्लक्स डबल हो गया, फील्ड की स्ट्रेंथ डबल हुई तो भी फ्लक्स डबल हो गया। सो फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज डिफाइंड एज ई डॉट एस, ई इंटू एस। ऐसा अभी सोचेंगे ई इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड। दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू number of lines passing through this surface. So flux in this particular case is defined as E into S. Now let us take the most general case. अगर मैंने अभी तक ये कहा कि सरफेस ऐसा है और फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही है, तो एक भी फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही है, देयर इज नो फ्लक्स। सरफेस ऐसा है और फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो फ्लक्स हम E into S लिखेंगे। अब जनरल केस मीन्स ये सरफेस ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ टिल्टेड है, ऐसा कुछ टिल्टेड है, फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सरफेस अगर ऐसा कुछ टिल्टेड है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए
there will be some lines passing through this surface, but number of lines passing through this surface will be less than this. कॉमन सेंस से सोच सकते हैं हम, इट विल बी लेस देन दिस. अगर हमने ऐसा सरफेस रखा है तो एक लाइन जो यहाँ से पास हो रही थी वो मेरे सरफेस से पास हो रही है, एक लाइन जो यहाँ से पास हो रही है वो भी सरफेस से पास हो रही है, ये वाली लाइन ये भी सरफेस से पास हो रही है. लेकिन अगर इसी सरफेस को मैंने टिल्ट कर दिया, ऐसे टिल्ट कर दिया, तो अब ये जो लाइन पहले सरफेस से पास हो रही थी अब वो लाइन सरफेस से पास नहीं हो रही है. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस हैज रिड्यूस्ड. अगर आपने इस सरफेस को टिल्ट किया तो जितनी लाइन इस सरफेस से पास हो रही है उनकी काउंट घट जाएगी. हम कहते हैं कि सरफेस के थ्रू फ्लक्स घट गया. तो फिर फ्लक्स को हम प्रॉपरली कैसे डिफाइन करें? आंसर है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि फ्लक्स का मीनिंग क्या है. द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स इज टेकन लाइक दिस. व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. फील्ड की स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा लाइंस. सरफेस एरिया जितना बड़ा उतनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी. और तीसरी चीज़ है सरफेस एरिया का ओरिएंटेशन. ये सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसे रखा हुआ है, ऐसा ऐसा या 30 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे. तो एरिया का ओरिएंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और अभी तक हमने एरिया के ओरिएंटेशन को काउंट में नहीं लिया है. तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स is given like this: electric flux through a surface area S kept in a uniform field E is defined as E डॉट एस. यहाँ आपको याद करा दूँ अगर आप भूल गए हैं कि एरिया इज सपोज टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी इन मेनी एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं. अगर ये सरफेस एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के, वाइट सरफेस के नॉर्मल ऐसा लेते हैं. ऑफ कोर्स आप ऐसा भी ले सकते हैं, इसके लिए अभी कोई रूल नहीं है हमारे पास. आप ऐसा ऐसा कुछ भी ले सकते हैं. अगर एक सरफेस ऐसा रखा है तो इस सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा या ऐसा भी ले सकते हैं. सो एरिया इज कंसिडर्ड टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. तो अभी हमने ये कहा कि किसी सरफेस एस को अगर आपने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज ई डॉट एस. व्हाट डज इट मीन? चलिए इसी डायग्राम से हम समझते हैं आगे. फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऐसा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब मैं ड्राइंग में एरिया को ऐसा नहीं बना रहा हूँ, सिंपल एक लाइन से दिखा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा. ये एरिया जैसा रखा है उसको मैं अभी ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ. ऐसा एरिया है. दिस इज हाउ वी आर होल्डिंग द एरिया. फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इट. लेकिन हम एक जनरल केस लेना चाहते हैं जिसमें इस एरिया को आपने थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दिया है फील्ड लाइन के रेस्पेक्ट में. ऐसा एरिया अगर हम बनाएं, मैं ऐसी ड्राइंग बनाता हूं. ये हमारा एरिया है. कैसा एरिया है? ये बेसिकली ऐसा पीस ऑफ पेपर के जैसा है. इसको हमने ऐसा टिल्ट करके रखा है, ऐसा टिल्ट करके रखा है. तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के नॉर्मल ऐसा है. एरिया सरफेस ऐसा रखा हुआ है. ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है वो इस एज को डिनोट कर रहा है, इस एज को. और सरफेस एरिया ऐसा है नॉर्मल टू दिस प्लेन. मैं एरिया वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करने जाऊं तो एरिया वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट? This blue arrow is perpendicular to this blue area and the electric field vector here is like this. Angle between area vector and electric field vector is theta. Electric field ऐसा है और यहाँ हमने सरफेस को ऐसा नहीं रखा है, सरफेस को ऐसा टिल्ट कर दिया है. तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल है वो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. अगर एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो एरिया वेक्टर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ब्लू एरिया के बीच का, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ऐसा मान लो। इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स क्या होगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया इज रिटन एज E डॉट S, विच इज नथिंग बट ES cos थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B का मतलब होता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ दो वेक्टर हैं E और S। वेक्टर E का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और E वेक्टर और S वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, उसका कॉस थीटा। दिस क्वांटिटी ES cos theta or E dot S is defined as flux through a given area S kept in an electric field E। ऐसा क्यों डिफाइन किया? बहुत सिंपल है समझना। आप शायद सभी समझ सकते हैं, इस पर्टिकुलर ड्राइंग में इस ब्लू एरिया के थ्रू जितनी लाइंस पास हो रही हैं उतनी ही लाइंस इस रेड एरिया के थ्रू पास होंगी। देखिए, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये ब्लू एरिया का नाम दे दिया मैंने AB, और ये रेड एरिया का नाम दे दिया मैंने AC। क्या बोल रहा हूं मैं? एक सरफेस एरिया गिवन है जो ऐसा रखा है टिल्ट करके ऐसा, इस ब्लू वाले सरफेस से उतनी ही लाइन पास होंगी जितनी इस रेड वाले सरफेस से होंगी। ये लाल सरफेस ऐसा एक एरिया है ऐसा, इट्स लाइक दिस। तो जो भी लाइन लाल वाले सरफेस से पास हुई वो डेफिनेटली इस ब्लू वाले सरफेस से पास हो रही है। एक लाइन जो लाल सरफेस से पास नहीं हुई, जैसे कि ये, वो ब्लू सरफेस से भी पास नहीं हो रही है। ये वाली लाइन भी लाल सरफेस को, इसको मिस कर गई, AC को मिस कर गई, तो वो AB से पास नहीं होगी। लेकिन जो भी लाइन AC से पास हुई वो डेफिनेटली AB से पास होगी। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू surface AB is same as number of lines passing through AC। मैंने ये कहा कि इस ब्लू सरफेस से जितनी लाइंस पास हो रही हैं, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस रेड सरफेस। तो ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखना मुझे अटपटा लगता है, लेकिन रेड सरफेस के थ्रू फ्लक्स तो हम लिख सकते हैं। हमने सीखा है कि जब एक सरफेस बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स को हम सिंपली लिखते हैं E इंटू S। तो इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू AB कितना होगा? इट विल बी सेम एज फ्लक्स थ्रू AC। जितनी लाइन AC से पास हो रही है उतनी लाइन AB से पास हो रही है। तो AB के थ्रू फ्लक्स लिखना, उसकी जगह हम सोच सकते हैं लेट अस राइट फ्लक्स थ्रू AC। AC के थ्रू फ्लक्स लिखना बहुत आसान है, E इंटू S। ध्यान देना, S मतलब इस लाल वाले सरफेस का एरिया। हाँ जी, अगर इस ब्लू वाले सरफेस का एरिया S है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा होगा। अगर ये सरफेस एरिया S है तो इसका कंपोनेंट ये S cos थीटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ES cos थीटा। हम लाल सरफेस AC के थ्रू फ्लक्स लिख रहे हैं, तो E इंटू लाल सरफेस का एरिया। तो व्हाट इज लाल सरफेस का एरिया व्हेन एरिया ऑफ सरफेस AB इज S? तो AB सरफेस का एरिया अगर S है तो लाल सरफेस का एरिया S cos थीटा, इस लाइन का कंपोनेंट इधर लेंगे S cos थीटा। ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है, इन दोनों सरफेस में ये जो लाइन है इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं है। ये ब्लू सरफेस ऐसा है, रेड सरफेस ऐसा है, ये जो डेप्थ है इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है इसमें ये ब्लू सरफेस जब ऐसा है तो इसकी ये लेंथ AB है, AB, और ये वाली लेंथ लेटर से X है, तो इसका एरिया है AB इंटू X। लेकिन जब एक सरफेस आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सरफेस है, ऐसा, इसकी डेप्थ भी X है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इतनी नहीं है, वो AB से थोड़ी कम है, वो AB cos थीटा है। तो X इंटू दिस लेंथ, दैट इज द एरिया।
तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ब्लू सरफेस का एरिया लिखते समय हम लिखेंगे x इंटू दिस लेंथ, लेट अस से दिस l, x इंटू l। रेड सरफेस का एरिया लिखते समय हम लिखेंगे x इंटू दिस लेंथ विच इज l cos थीटा, l और ये l cos थीटा। तो इस सरफेस, रेड सरफेस का एरिया x इंटू l इंटू cos थीटा है, दैट मीन्स इस एरिया का cos थीटा कॉम्पोनेंट। चलिए ऐसा याद कर लीजिए, अगर आप इस बात को थोड़ा डिफिकल्ट पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए भी, पर मेनली अभी इट विल बी सफिशिएंट अगर आप इस डेफिनेशन को जस्ट याद कर लें कि एक एरिया वेक्टर S, सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस का नॉर्मल होता है और उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज E डॉट S, जिसका मतलब है ई एस कॉस थीटा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर S के बीच का एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर S के बीच का एंगल थीटा है। तो इस डेफिनेशन से अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऐसा है। सरफेस हमने ऐसा रखा है, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और फ्लक्स है ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, मीन्स ई इंटू एस। एंड नेचुरली इस केस को अगर देखें तो एरिया वेक्टर ऐसा, सरफेस हमने ऐसा रखा है, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और फ्लक्स लिखेंगे हम ई एस कॉस 90 डिग्री, तो 0 आएगा। तो इन जनरल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रखने से उस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, इसका एक तरह से ये एस्टिमेशन है। दिस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। अगर ये नंबर बड़ा है मीन्स लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस, ये नंबर 0 है मीन्स नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ये नंबर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा 1 होगा, दैट मीन्स थीटा 0 डिग्री होगा। इस वाले केस में जब आप सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक नॉर्मल रखोगे, इस केस में फ्लक्स सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा लाइन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के थ्रू इस केस में पास होती है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बहुत आसानी से लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज there is a uniform electric field and I keep a right circular cone in this uniform electric field like this। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ब्लू कलर का एक राइट सर्कुलर कोन रखा है। ये एक इमेजिनरी कोन हो सकता है। इस कोन का जो बेस है इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कुलर बेस इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेस का जो रेडियस है इट इज आर। base of the cone is perpendicular to electric field and radius of the circular base is r. The question is find the flux of electric field through the curved conical surface. Find the flux of electric field through the curved conical surface. ध्यान दीजिएगा, कोन के कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बताना है। आप वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन को सोचें। ये ऐसा एक कोन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसी वर्टिकल है,
आपको सर्कुलर बेस के थ्रू नहीं बताना है फ्लक्स। ये जो कोन की कर्व्ड कोनिकल सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है। मतलब बेसिकली मोटा मोटी हमें आइडिया लगाना है कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू पास हो रही हैं, कम या ज्यादा। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर बेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन can be simply written as E into S, right? Because this is the circular base, this is the circular base, area vector of circular base is vertical, electric field is in same direction, upward, so E vector as well as area vector both are vertical. इस circular base का area vector ये है और electric field भी इसी direction में है, angle between them is 0 degree. So mathematical definition of flux tells us that flux through the circular base is E into S into cos 0 degree, which is nothing but E into S, and S can be written as pi r square. पर क्वेश्चन में हमें सर्कुलर बेस के थ्रू फ्लक्स लिखने को नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कोनिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड कोनिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताइए। बट एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस will be same as flux through base of the cone. How can we say that? इस डायग्राम को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी फील्ड लाइन जो इस सर्कुलर बेस से पास हुई, कोई भी फील्ड लाइन जो इस सर्कुलर बेस को पेनिट्रेट करती है, वो कोन के कर्व्ड सरफेस को कहीं ना कहीं तो जरूर पेनिट्रेट करेगी, बाहर तो जरूर निकलेगी वो फील्ड लाइन। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड लाइन यहाँ सर्कुलर बेस पे इन हुई तो ये फील्ड लाइन यहाँ कर्व्ड सरफेस से बाहर हो गई। ये फील्ड लाइन यहाँ सर्कुलर बेस में इन हुई, पेनिट्रेट किया तो यहाँ कर्व्ड सरफेस को भी पेनिट्रेट किया। ये फील्ड लाइन सर्कुलर बेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाई तो ये कर्व्ड सरफेस को भी पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो जितनी लाइंस इस सर्कल के थ्रू पास हो रही हैं वो सारी लाइन कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी पास हो रही हैं। तो फ्लक्स बेसिकली मेजरमेंट है कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं। दो सरफेस गिवन है, दोनों से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर पास हो रही हैं तो दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम है। तो हम कहेंगे कि हमारे कर्व्ड कोनिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स वही है जो सर्कुलर बेस के थ्रू है, एंड द आंसर इज E into pi r square, राइट। अगर हम कर्व्ड कोनिकल सरफेस के थ्रू डायरेक्ट फ्लक्स कैलकुलेट करने की सोचें तो इट कैन बी डन, बट इट स्लाइटली डिफिकल्ट। दिस ऑब्जर्वेशन मेक्स द क्वेश्चन मच इजियर। इट्स वेरी सिंपल दिस वे। The definition of flux, that flux is E dot S, is true only when the field is uniform and the surface is flat. If the surface is curved or the field is variable, or both these situations are there, that surface is curved and field is variable, then we will have to perform an integration to write the value of flux through a given surface. So in general case, most general case, ये सब स्पेशल केस है जहां हम कह रहे हैं कि सरफेस फ्लैट है, फील्ड यूनिफॉर्म है। ऐसा हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एकदम जनरल केस एक ऐसा ड्राइंग बना देता हूं मैं, ये एक मान लो कर्व्ड सरफेस है, ये ऐसा कोई लहराता हुआ थिन क्लॉथ है ऐसा मान लो, जो कर्व्ड है सरफेस, और हो सकता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी रखा हो। दैट मीन्स फील्ड का डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली E डॉट S कैसे लिख सकते हैं? E की वैल्यू क्या लेंगे और S की वैल्यू, S वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे? ये सरफेस कर्व्ड है, मीन्स अगर मैं यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा लूं, इस सरफेस पे छोटा सा एरिया लूं अगर मैं, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस जगह पर सरफेस के नॉर्मल ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहां पे लूं, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस जगह पर जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन में होगा।
ये मेरा हाथ का सरफेस ऐसा कर्व्ड है, यहाँ पे छोटा सा पैच लूँ तो एरिया वेक्टर ऐसा है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पैच लूँ तो एरिया वेक्टर इधर है। तो ये एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, तो हम ई डॉट एस कैसे लिख सकते हैं? कौन सा एरिया वेक्टर, कौन सा डायरेक्शन लेंगे हम उसका? वेरिएबल है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है, और हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ना हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये एंगल थीटा है, हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो। आसपास में बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाई है, यहाँ पे इधर बनाई है। तो ऐसी जनरल सिचुएशन में किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखने के लिए हमें एरिया को बहुत छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना होगा। ये जो पूरा सरफेस है इसको हम बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे छोटे छोटे, मैं थोड़ी दूर में दिखा रहा हूँ, ये एक एरिया है, छोटा सा पैच, इसके थ्रू फ्लक्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ई डॉट डी एस। अगर बेहद छोटा एरिया है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो उसको डेल्टा एस नहीं, हम फिर डी एस लिखेंगे। तो ई डॉट डी एस का मतलब हुआ इस छोटे से एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। ऐसे इस सरफेस पे जितने भी छोटे छोटे पैचेस हैं, हर पैच में मुझे ई डॉट डी एस निकालना पड़ेगा, हर पैच में ई डॉट डी एस निकालना पड़ेगा, और इन सभी छोटे छोटे ई डॉट डी एस को हमें ऐड करना पड़ेगा। इस क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस कहेंगे। अभी आप इंटीग्रेशन को लेके ज़्यादा चिंता में मत पड़िए कि ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे जहां हम सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। मैंने एक जनरल सा डायग्राम बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो ऐसे केस में हमें हमेशा मेंटली तैयार रहना चाहिए कि हमें एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो हमें फ्लक्स मिलेगा। आपको यहाँ पे एक और जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ समझने का कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, गॉस लॉ में हम देखेंगे कि क्लोज सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ टॉक्स इन टर्म्स ऑफ क्लोज सरफेस ओनली। एक क्लोज सरफेस मतलब कमरे की ये 6 दीवारें, 4 दीवार, छत और फर्श, ये मिलके एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं। ये बॉटल जो है सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर बॉटल जो है, इसका ये पूरा सरफेस अगर हम इमेजिन करें तो ये एक क्लोज सरफेस है। एक बलून को इमेजिन कीजिए, उसका कंप्लीट सरफेस एक क्लोज सरफेस है। तो कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे? आंसर है वैसे ही लिखेंगे जैसा अभी हमने पढ़ा। ये एक बलून जैसी कोई चीज़ है, मान लो इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इस बलून के सरफेस पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन किया, ds, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस जगह पे इस डायरेक्शन में है। हम इस छोटे से एरिया के थ्रू ई डॉट डी एस लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। और इस पूरे बलून में ऐसे पैचेस जितने भी बनेंगे, छोटे छोटे एरिया के पैचेस जितने भी बनेंगे, सबके लिए ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस निकालेंगे, उन सब को हम ऐड कर देंगे, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू मुझे फ्लक्स मिलेगा। अगर हमने ये फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के ऊपर कैलकुलेट किया है, मीन्स ई डॉट डी एस को एक क्लोज सरफेस के सारे पैचेस के लिए ऐड किया है, तो इसको हम एक स्पेशल सिंबल से दिखाते हैं। मैं बस आपको ये सिंबल ही बता रहा हूँ। ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के ऊपर हम एक सर्कल बना देते हैं। ये जस्ट एक सिंबल है, इट इज़ नॉर्मल यूजुअल इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। पर ये सिंबल एक रिमाइंडर है कि दिस फ्लक्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर ए क्लोज सरफेस। सो फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज रिटन लाइक दिस। ये जस्ट एक सिंबल है, इंटीग्रेशन का जो यूजुअल सिंबल है उस पर आपको ऐसा एक सर्कल लगाना है। ये सिंबल रिमाइंडर है सामने वाले को, मुझे खुद को ये रिमाइंड करने के लिए कि ये जो फ्लक्स मैंने कैलकुलेट किया है ये किसी क्लोज सरफेस के ऊपर कैलकुलेट किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात रिगार्डिंग क्लोज सरफेस, जब एक सरफेस एरिया को हम लेते हैं, तो हमने कहा एरिया वेक्टर उस सरफेस के नॉर्मल होता है। तो हम बार बार देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल 2 डायरेक्शन में हो सकता है।
ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर भी ले सकता हूँ मैं और इधर भी ले सकता हूँ। तो इन जनरल इधर लेना है कि इधर लेना है, इसको लेकर कोई रूल नहीं है। लेकिन क्लोज सरफेस पे जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ये भी कोई रूल नहीं है, अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिजिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन के आंसर वैसे ही आएंगे जैसे आते हैं। लेकिन एक कन्वेंशन है जिसको फॉलो करेंगे तो हम सभी लोग एक दूसरे से आसानी से बात कर पाएंगे, सभी लोग एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे। वो कन्वेंशन ये है कि जब भी हम एक क्लोज सरफेस को लेते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग लेते हैं। मीन्स ये जो क्लोज सरफेस है इस पे छोटा सा पैच लिया आपने, तो एक स्टूडेंट कह सकता है कि इस पैच का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ऐसे लो, ये छोटा सा पैच है, इस पे नॉर्मल ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं। तो जस्ट हम सभी लोग एक ही भाषा में बात करें, एक ही कन्वेंशन को फॉलो करेंगे हम। कन्वेंशन ये है कि जब हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो एक कोई भी छोटा सा पैच लेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ लेंगे, नॉर्मल आउटवर्ड, इनवर्ड को हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं लेंगे। ये आपस का एक रूल है एक तरह से जो हम बना रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will be taken along the outward normal, राइट। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जब हम फ्लक्स लिख रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में ही लेंगे। इस कन्वेंशन को फॉलो करने से हम बेसिकली ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये एक क्लोज सरफेस है, जस्ट इमेजिन कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस को ऐसे पियर्स करती हुई बाहर निकल गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मैंने जस्ट एक फील्ड लाइन को दिखाया। एक फील्ड लाइन, ये बलून है ऐसा मानो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बलून के सरफेस पे यहाँ से इन हुई, यहाँ से आउट हो गई। ध्यान देना, इस जगह पे अगर हम छोटा सा एक सरफेस एरिया इमेजिन करें तो हमारे रूल के हिसाब से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस ब्लू पैच के नॉर्मल ऐसे लेना है मुझे, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस कमरे की 6 दीवारों को हम क्लोज सरफेस माने तो मेरे पीछे जो दीवार है इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ नहीं लेना, बाहर की तरफ लेना, आउटवर्ड। छत जो है उसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड नहीं लेना है, वो आउटवर्ड लेना है। फर्श जो है उसका एरिया वेक्टर ऊपर नहीं नीचे की तरफ लेना है, गोइंग अवे आउट ऑफ द सरफेस। तो ये जो एनक्लोजर है इससे बाहर की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेना है। ये जो आपने पैच लिया इस पे नॉर्मल एक डायरेक्शन ये हो सकता है कि हम आउटवर्ड डायरेक्शन को एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे। और यहाँ पे अगर आपने एक छोटा सा पैच लिया तो यहाँ एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल जो भी हो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा जाएगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी लोकेशंस पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस, क्लोज सरफेस को पेनेट्रेट करके अंदर जा रही हो, क्लोज सरफेस को पेनेट्रेट करके फील्ड लाइन अंदर जा रही है, ऐसी सिचुएशन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस को पेनेट्रेट करके अंदर जा रही हो तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हुआ, जबकि एरिया वेक्टर हमें बाहर की तरफ लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होने से इस लोकेशन पे जो ई डॉट डी एस है ये निगेटिव नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स जब भी एक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस को, एक एनक्लोजर को बाहर से अंदर की तरफ पियर्स करती तो इस लोकेशन पे हम फ्लक्स को निगेटिव बोलते हैं, फ्लक्स इज निगेटिव। जब एक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस को भेदते हुए अंदर जा रही हो तो हम फ्लक्स को निगेटिव बोलते हैं, और जब फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से इनसाइड आउट आ रही हो, अंदर से बाहर जा रही हो, एक फील्ड लाइन अंदर से बाहर निकल रही हो, तो यहां देखिए एक्यूट एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। और यहाँ जो फ्लक्स है ई डॉट डी एस इस छोटे से पैच के लिए ये पॉजिटिव होगा, फ्लक्स इज पॉजिटिव।
तो एक तरह से हमने ये जो कन्वेंशन बनाया है कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो मोटा मोटी हम इस कन्वेंशन को फॉलो करने से ये देखते हैं कि जब एक क्लोज सरफेस में फील्ड लाइन बाहर से अंदर आती है तो हम फ्लक्स को निगेटिव लेंगे, और जब एक फील्ड लाइन अंदर से बाहर जाती है तो हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। दैट मीन्स इन दोनों फ्लक्स में फर्क है। एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर आई, और एक केस में फील्ड लाइन सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर गई। इन दोनों बातों में हम फर्क करना चाहते हैं। जब फ्लक्स पॉजिटिव बोलूंगा मैं एक क्लोज सरफेस के थ्रू, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा फील्ड लाइन पेनिट्रेट करके बाहर जा रही है, और मैं कहूँगा कि किसी पैच पे फ्लक्स नेगेटिव है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा फील्ड लाइन पेनिट्रेट करके अंदर आ रही है। आई होप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। इफ इट इज सो, देन वी आर इन ए पोजिशन टू गिव द स्टेटमेंट ऑफ फेमस गॉस लॉ। So next we will study Gauss theorem or Gauss law. Right? This law says that flux of electric field through a closed surface is equal to flux of electric field through a closed surface is equal to Q by epsilon naught, where Q is the total charge inside the surface. ध्यान दीजिए, flux of electric field through a closed surface, important. Gauss law talks about a closed surface only. This is something which is not applicable for an open surface. Gauss law use करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक closed surface हो. So flux of electric field through a closed surface is equal to Q by epsilon 0. Epsilon 0 is permittivity of free space, and Q stands for the total charge inside the surface. इस surface के अंदर present total charge Q है, और epsilon 0 permittivity of free space है. गॉस लॉ हमेशा ही एक क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? सपोज यहां पर कुछ पॉइंट चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे स्पेस में पॉइंट चार्जेस फिक्स्ड हैं. हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाते हैं. क्लोज सरफेस का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक कमरा हो, कोई जरूरी नहीं कि एक बलून हो. इट्स नॉट नीडेड. हम जस्ट एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं. ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाएगा. इसलिए इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम कई बार गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं. इस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं. अब ध्यान से देखिए, इन चार्ज सेट की वजह से, इस सेट ऑफ चार्ज की वजह से यहां 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 हर जगह कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस कैसे लिखेंगे हम? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. ये जो बलून जैसा एक सरफेस है, इस पे हम एक छोटा सा पैच इमेजिन करते हैं. एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेटस से E है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो हमने कैलकुलेट किया E डॉट डी एस. E डॉट डी एस
ऐसे ही हमने इस सरफेस पे जितने पैचेस छोटे छोटे बन सकते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, सभी पैचेस पे ई डॉट डी एस कैलकुलेट किया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ किसी अलग डायरेक्शन में अलग मैग्नीट्यूड का, यहाँ किसी अलग डायरेक्शन में अलग मैग्नीट्यूड का हो सकता है। तो इन सभी छोटे छोटे सरफेसेस पे मैंने ई डॉट डी एस निकाला और उनको ऐड कर दिया। ई डॉट डी एस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। ई डॉट डी एस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो यहाँ ई डॉट डी एस की वैल्यू 2 आई, यहाँ 3 आई, यहाँ 9 आई, तो सिंपल एडिशन करना है, 2 + 3 + 9। तो इंटीग्रेशन हेल्प्स अस इन डूइंग दैट सिंपल एडिशन। इस पर ये जो सर्कल मैं लगा रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने ये फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के ऊपर कैलकुलेट किया है। ये फ्लक्स Q/ε0 के बराबर होता है, जो इस डायग्राम में, इस एग्जाम्पल में Q की वैल्यू Q1 + Q2 - Q3 होगी। गॉस लॉ क्या कहता है? किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स, एक जादुई अजीब सा कोई नंबर है फ्लक्स, जो अभी तक हमें ठीक ठीक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या फ्लक्स होता है। फिजिक्स अक्सर ऐसा ही है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सेंस नहीं होता उसका, उसको हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो फ्लक्स कागजों में बनने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों डिफाइन किया ऐसी चीज को? इसको यूज करके हम एक रूल बनाते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर में आपने वर्क डिफाइन किया, एनर्जी डिफाइन किया। क्या चीजें हैं वो? कुछ नहीं, कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भेग चीजें। उनको क्यों डिफाइन करते हैं? उनको डिफाइन करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम बनाते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके हम एक गॉस लॉ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट को समझ रहे हैं इस समय। स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस पे हमने छोटे छोटे पैचेस लिए, हर पैच पे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस निकाला, उन सबको जोड़ दिया, तो ये टोटल फ्लक्स है इस पूरे सरफेस के थ्रू। इसकी वैल्यू Q/ε0 के बराबर होती है, जहां Q इस एनक्लोजर के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज की क्वांटिटी है। ये Q इस एनक्लोजर के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज की क्वांटिटी है। तो इस डायग्राम को देखिए, इस एनक्लोजर के अंदर टोटल चार्ज है Q1 + Q2 - Q3। तो इस डायग्राम में इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं ब्लू सरफेस, ध्यान देना, ऐसा नहीं लेकर अगर मैंने कोई ऐसा सरफेस, क्लोज सरफेस लिया होता, मान लो, तो भी इस वाले सरफेस से भी ई डॉट डी एस का समेशन करने पे जो फ्लक्स मिलता, उसकी वैल्यू सेम होती, क्योंकि इस ब्लू सरफेस और इस ब्लू सरफेस दोनों के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो तो सेम है। इंपॉर्टेंट, द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड चार्ज। ये Q4 का कोई रोल नहीं है। द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल नॉट डिपेंड ऑन outside charge. It only depends on charges which are present inside the enclosure. क्या इसका मीनिंग ये है? ये IIT में क्वेश्चन पूछा है ऐसा, उन्होंने लिख दिया ऐसे ही सिचुएशन। ये एक क्लोज सरफेस है, ये Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस हैं। गॉस लॉ का मतलब स्टेटमेंट ये होता है, बताओ बताओ, पूछ रहे हैं वो। E stands for electric field in this expression. E stands for electric field due to all the four charges Q1, Q2, Q3, Q4. Option A. Option B, electric field stands for field due to Q1, Q2 and Q3 only. मैं आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। इस एक्सप्रेशन में अगर ये गॉस लॉ का इक्वेशन है, तो इसमें जो E है इसका क्या मीनिंग है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन और दिस लोकेशन और दिस लोकेशन। There is electric field produced because of these three charges Q1, Q2, Q3, or it is electric field produced because of all these charges Q1, Q2, Q3 and Q4. The answer is it is electric field produced because of all four charges. Fact है कि इस बोर्ड के पीछे कोई चार्ज हो, उधर कोई चार्ज हो, सभी दुनिया में जितने आसपास चार्ज हैं, सभी चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। मैंने चार्जेस को देखा नहीं, मैं तो सिंपली एक क्लोज सरफेस लेता हूँ, यहाँ मेजर किया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किस डायरेक्शन में, E, छोटा एरिया E डॉट डी एस।
ऐसे दूसरा पैच लिया, यहाँ मेजर किया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई डॉट डी एस, ऐसा कर करके पूरे सरफेस के हर पैच के ऊपर ई डॉट डी एस निकाल के जोड़ दिया, तो मुझे सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स मिला। ये जो टोटल फ्लक्स मुझे मिला, सरप्राइजिंगली ये क्वांटिटी इस एनक्लोजर के अंदर बंद टोटल चार्ज पे ही डिपेंड करती है। इस फ्लक्स की वैल्यू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन 0 होती है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक और चार्ज लाकर रख दूं Q5, तो इस एनक्लोजर के थ्रू ये जो फ्लक्स है ये अभी भी इतना ही रहेगा, वेयर Q स्टैंड्स फॉर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट मीन कि सिर्फ 3 चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी दुनिया में जितने चार्ज है सबकी वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जब हम किसी क्लोज सरफेस पर फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ इसके अंदर बंद जितनी चार्ज है उस पर डिपेंड करती है। आउटसाइड चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ऐसा गॉस लॉ में कहा जा रहा है। अब हम अगले सेशन में गॉस लॉ को डिराइव करने की कोशिश करेंगे कूलम्स लॉ यूज करके, और फिर देखेंगे कि इसको हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए। थैंक यू। आई होप you enjoyed this lecture. Thanks a lot.